स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज बातचीत एक ऐसी घटना, ऐसे विषय पे होगी जो वर्षों से, सदियों से चला आ रहा है और वो सुलझ नहीं पा रहा है। घटना मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के जालौर की, जहां पे एक दलित समाज के छात्र की, जो बहुत छोटा था, उसको एक टीचर ने इस बेरहमी से मारा कि अंत में उसकी मृत्यु हो गई। दलित समाज का था मामला। ये निकल के आया कि पानी पीने को लेकर के उसके ऊपर टीचर ने ऐसी बेरहमी दिखाई। उसकी निटिग्रिटीज़ पे जांच होगी, पता चलेगा, तमाम चलेगा, लेकिन विषय बहुत गंभीर लगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव को जब हम मना रहे हैं पूरे देश में, उस समय ऐसी घटनाएं होना हम सब के लिए बहुत लज्जा का विषय है। आज बहुत सारे जगहों पे अलग अलग विषयों पर डिबेट हो रही है, तरह तरह के विषय हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस विषय पर मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि इतने प्रयासों के बावजूद, मैं किसी एक सरकार को नहीं कह रहा हूँ, तमाम सरकारों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन समस्या जस की तस है। मुझे तो वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी याद आ गई, ठाकुर का कुआं, जो इस तरीके की घटनाओं को चित्रित करता है। कितने सोच की बात है ये कि एक छोटा सा बच्चा पानी पीने की गुस्ताखी करता है और उसकी इस तरह पिटाई होती है जिससे उसकी जान चली जाती है। लोग पानी के प्याऊ खोलते हैं। पानी के लिए किसी को मना किया जा सकता है क्या? या उसको इतनी सख्ती दिखाई जा सकती है? ऐसा कौन सा बड़ा उसने गुनाह कर दिया था? ये कई सारे सवाल उठते हैं। ये घटना जिसके जरिए हम इस ट्रिगर पॉइंट को लेकर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो नोटिस में नहीं आती हैं, अलग अलग शहरों में, गाँवों में, राज्यों में होती रहती हैं और वो इग्नोर हो जाती हैं, कुछ दब जाती हैं, कुछ पता नहीं चलती हैं। लेकिन जब पता चलता है तो हमें लगता है कि हम बैक टू स्क्वायर जीरो में खड़े हैं अभी भी, कि इस तरह घटना अभी भी इस सदी में हो रही है, जब हम चांद पे पहुंच गए और इतनी तरक्की की बातें करते हैं और हम इतना डेवलप हो गए हैं, विकसित देश बनने की हम बात करें, तब ऐसी घटनाएं होती हैं तो बहुत मन को खराब लगता है। इसलिए हमने सोचा कि आज तमाम विषयों को छोड़ के इस पर बातचीत करनी चाहिए कि ये समस्या क्यों बनी हुई है, क्या इसके प्रयासों में कमी है, क्या लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे दूर की जाए, ये दरअसल मुश्किल क्यों है और इसमें सरकारों का रोल क्या है। इससे पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता देवाशीष जरारिया हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक सतीश प्रकाश जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देवाशीष जरारिया, चूंकि राज्य राजस्थान है और मैं यह पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष के ऊपर चर्चा नहीं है, लेकिन चूंकि राज्य में आपके हुआ है तो इसलिए बातचीत होनी जरूरी है कि इतने पीछे जाके इस तरह की घटनाएं हो रही इस जमाने में, इस समाज में, जब हम डिजिटल के जमाने में है और वहां इस तरह की बात हो रही है। क्या सरकारें, आपकी सरकार काम नहीं कर रही है? जो बयान आया है गहलोत साहब का, वो पहली लाइन उनकी, ऐसी घटनाएं कई राज्यों में होती रहती हैं, ये और ज्यादा आपत्ति और दुख पहुंचाता है। ये क्यों इग्नोरेंस है? विंडो ड्रेसिंग चलती रहती है, केवल खाना पूरी, हाँ हाँ ठीक है, जांच हो जाएगी, ब्लॉक प्रमुख जांच कर देंगे, बीडीओ जांच कर देंगे, बीएस से जांच कर देंगे, मामला रफा दफा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर ऐसी घटनाएं सुनाई पड़ती हैं। नीरज जी, आपका वाजिब प्रश्न है और इस प्रश्न को का जवाब देने से पहले हमें भारत की सामाजिक संरचना की तरफ जाना पड़ेगा। और भारत की सामाजिक संरचना जो बनी है उसमें जातियां जो हैं वो जाति सम्मिलित समाज है। जातियां इस समाज की कटु सच्चाई है और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कई हजारों साल बीतने के बाद और आजादी के हम 75 साल हम आजादी के पूर्ण कर चुके हैं, उसके बावजूद भी जो जातिगत मानसिकता है वह कह सकते हैं कि जाति है कि जाति नहीं है मानसिकता से। तो निश्चित तौर पर ये एक मानसिकता का प्रश्न है और इस मानसिकता को जो सोशल ऑर्डर है उसका सपोर्ट मिला हुआ है। अगर ये जो घटनाएं हैं अगर आउटराइट रिजेक्ट कर दी जाती, जैसे हम डिबेट में हैं, हाँ, बुद्धिजीवी चिंतन हम लोग कर रहे हैं, बौद्धिक चिंतन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और हम इस बौद्धिक चिंतन में कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे किसी भी पार्टी का वो कार्यकर्ता हो, निश्चित तौर पर उन घटनाओं को मान्यता नहीं देगा और घटनाओं को सरासर खारिज करेगा। लेकिन जैसे ही आप समाज के तबके में चले जाते हैं, आप समाज के भीतरों में चले जाते हैं, तो वहां जो सामाजिक कुटुंब बने हुए हैं और जो इस मानसिकता से ग्रस्त हैं, जो अभी भी पराधीन उस सोच के साथ में जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन घटनाओं के बाद भी उनको जो सोशल स्ट्रेंथ है, जो सोशल शक्ति है, वो उनको प्रदान की जाती है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है।
जब हाथरस की घटना, एक एग्जांपल मैं आपको कोट करता हूं, जब हाथरस की घटना हुई और विक्टिम के जो 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 जिसकी जान चली गई, जिसके साथ रेप हुआ, उसका सीधा सीधा व्यक्तित्व कहा कि मेरे साथ रेप की घटना की गई है। उसके बावजूद भी जब दूसरे वर्ग से और जो कि प्रबुद्ध वर्ग है और जो मजबूत समाज है, उनके जो लोग इस घटना का जो विरोध करना चाहिए था, वो विरोध करने की जगह उन आरोपियों के पीछे खड़े हो जाते हैं। और जो सामाजिक जो ठेकेदार हैं, वो किसी भी तरीके से अभी समाज की इस घटना से अपनी समाज की आबरूई को जोड़कर और उसको डिफेंड करने लग जाते हैं। उसके बाद कई पंचायतें हुई, हम लोगों ने वो दौर देखा। आज राजस्थान में भी इस घटना को लेकर एक पंचायत हुई है आरोपी के पक्ष में। तो जब तक समाज से इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और समाज से इस तरह की घटनाओं को बल मिलता रहेगा, तब तक कोई भी सत्ता में कोई भी सरकार रहे, आप ये कहें कि सरकार केवल कानून लागू करने से देश का इतना बेहतरीन संविधान है, 1950 के बाद संविधान लागू है, लेकिन और 1989 के बाद से अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट लागू है, उसके बावजूद भी ये घटना निरंतर हो रही है। इसके लिए सबसे बड़ा कारण है वह जो जातियां हैं, उसको जो सामाजिक सपोर्ट मिला हुआ है, सामाजिक सहमति और जरारिया, स्वीकारता जो समाज में है। मिस्टर जरारिया, ये बात सत्य है कि समाज के ही प्रतिनिधि के तौर पे सरकारें होती हैं। अब मैं कहूँगा तो बुरा सबको लगेगा, चाहे जो दल हो। सरकारें आप लोगों की हैं, आप ही को तो ठीक करना है ना। सतीश प्रकाश जी तो अकेले कुछ कर नहीं सकते हैं, या हर्षवर्धन जी नहीं कर सकते हैं। जो सरकार है उसको ही तो ऑर्डर मेंटेन करना है। अब मैं एक रेटरिक कह दूं कि दोनों जो दल हमारे साथ बैठे हुए हैं इस समय, ज़्यादातर समय अब आप ही लोग सरकार चला रहे हैं, तो व्यवस्था ठीक करने का काम भी तो आप ही का है ना। ये आप उनकी गिनाएं या आपकी गिनाएं, नहीं नहीं, बिल्कुल, मैंने किसी भी पार्टी पे कटाक्ष नहीं किया, मैं तो केवल उदाहरण कोट की है। मैं इस मामले में भी उदाहरण कोट करता हूं। इस मामले में क्या हो, जैसे ही घटना निकल के आई सामने, हमने त्वरित रूप से जो आरोपी शिक्षक है उसको गिरफ्तार किया, 302 की कार्रवाई की। इसके साथ साथ जो अत्याचार निवारण अधिनियम की जो धारा 3R है, उसको भी हमने 3(1)R को लगाया, है ना। सारी धाराओं के तहत में मुकदमा दर्ज किया। हम लोगों ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके गए हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसकी एक साफ स्वच्छ जांच हो और स्वच्छ जांच के बाद में त्वरित कार्रवाई हो, जिससे दोषी को कठोर से कठोर सजा कम से कम समय में मिल सके। यह सरकार का काम है, सरकार वो काम को निभा रही है। तो साथ ये ही साथ तो फिर आपको सरकारों से शिकायत क्यों है? ये सरकारें यही काम तो पिछले 75 सालों से करते चली आ रही हैं। नहीं, सरकारों से शिकायत नहीं है, सरकारों से शिकायत नहीं है। सरकार तो प्रयास करती है, देखिए कोई भी सरकार हो उसका प्रयास साफ साफ दिख जाता है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस सरकार है जिसने गिरफ्तार कर लिया, वहां दूसरी तरफ सरकारें ये भी होती हैं कि सिस्टम उनका डिनाई कर देता है कि इस तरह की घटना हुई नहीं है। सरकारें तो वो भी रही है जो रात को 3 बजे बेटी की जो चिता है उसको पेट्रोल छिड़क के उसमें आग लगा दी जाती है। सरकारों तो ये भी किया है, इस भारत देश में सबने देखा है, आपके चैनल में भी दिखाया है। सरकारों ने तो इस स्तर तक किया है। तो सरकारें अपने तौर पर इस मामले को देखती हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलितों, आदिवासियों, वंचित वर्गों के लिए, उनके उत्थान के लिए जो सशक्त कार्यक्रम है, नीतिगत कार्यक्रम है, उनको लागू किया है। और ये एक लंबी प्रोसेस है, उस लंबी प्रोसेस में हमने सकारात्मक। अरे ये लंबा प्रोसेस क्या कितने साल चलेगा भाई? 75 साल हो गए आजादी, क्या 400-500 साल चलेगा भाई? जब तक देवाशीष जी, मुझे शिकायत ये है, नीरज जी, मैंने बोल दिया, जब तक चलेगा, जब तक समाज में तो वो अभी आपने से जब मैंने कहा, सुनिए ना देवाशीष जी, सुनिए महाराज, देवाशीष जी सुनिए ना, तब तक चलता रहेगा। मंथन की जरूरत है। मैंने आपसे यही कहा कि सरकारें की जिम्मेदार है, तो आपने कहा सरकारें अपना काम कर रही हैं। ये घटना आज पहली बार नहीं हुई है। ये घटना, ऐसी घटनाएं हम लगातार सुनते रहते हैं कि वो घोड़े पे चढ़ के गया तो उसको उतार के मारा, किसी ने घड़ी पहन लिया तो उसको मारा, तरह तरह की मतलब ऐसी चीजें सुनाई पड़ती हैं, और ये अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द स्टेट्स। तो एक दूसरे की घटनाएं गिना के काम तो चलेगा नहीं। विंडो ड्रेसिंग चलती रहती है। देखिए हमने गिरफ्तार कर लिया, हम कार्रवाई कर रहे हैं, और फलाने जी के यहाँ तो मान ही नहीं रहे थे। डॉक्टर निमिषा, ऐसे ही बदलेगा समाज? अमृतकाल हम मना रहे हैं इस वक्त। जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर राजस्थान की दुखद घटना पर अपना दुख व्यक्त करने की जगह यहाँ भी तुष्टीकरण के माध्यम से उस घटना पर लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कैसी घटना है जो 20 जुलाई को घटित होती है? त्वरित कार्रवाई की मांग तो तब इन्होंने सामने रखी जब ये पूरी घटना सामने आ गई और उस बच्चे का अहमदाबाद में इलाज चल रहा था। राजस्थान सरकार इलाज तक नहीं करवा पा रही है।
और उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। आप देखिए 21वीं सदी की ओर हम जा रहे हैं और एनसीआरबी के आंकड़े राजस्थान की स्थिति को स्पष्ट बयां कर रहे हैं। उसके बावजूद भी यह क्षमा मांगने की जगह यहाँ पर ये लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बच्चा 9 साल के बच्चे को राजस्थान की सरकार उसकी मृत्यु हो जाने के बाद संवेदना प्रकट करने के लिए पूरी सरकार, पूरा मंत्रिमंडल वहां जाके बैठ रहा है और वहां पर भी नेगोशिएशन कर रही है ये लोग कि इस बच्चे के साथ क्या होना चाहिए। अरे शर्म आती है। वो राजस्थान वीर वीरांगनाओं का प्रदेश राजस्थान, जहां पर कहने पर राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार आई है प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन धूमिल होती जा रही है। डॉक्टर निमिषा, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटना हुई थी? उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटना हुई थी? आप भी उनकी कमियां गिना रहे हैं? घटनाओं पर इस घटना में आप देखिए नीरज जी, दो पहलू हैं। एक तो अपराधी के मन में कोई भय नहीं है, वो कर ले, वो बच्ची को पिटाई लगा देता है और वो सोचता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि अपराधियों की शरण स्थली है राजस्थान। यहाँ पर घटनाएं आप देखिए, हर दिन हर महीने आंकड़े लगातार बढ़ते आ रहे हैं। लगता है आप यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता एनसीआरबी के आंकड़ों का आप डेटा देख करके नहीं आए। लास्ट अभी 4 दिन पहले जो जारी हुआ देखिए अब जाकर के, हर दिन आज देखिए 16 अगस्त अलवर के गोपालगढ़ में बॉम्ब लिंचिंग से हत्या, ट्रैक्टर चोरी के आरोप में उसकी हत्या हो जाती है। पूरी की पूरी भीड़ एक व्यक्ति की हत्या कर देती है। तो सरकार तो है ही नहीं, या सरकार है तो एकमात्र सत्ता बचाने की जुगाड़ में लगी हुई सरकार। डॉक्टर निमिषा, ऐसे क्या जब उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना हुई थी तो क्या उन अपराधियों के मन में खौफ नहीं था? वो बेखौफ थे? नीरज जी, घटना की कार्रवाई आप अपने चैनल पर देखिए। तो कार्रवाई तो इधर भी हो रही, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि ये तो लीपापोती होती है। कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, प्रोसेस चलेगा। इन्होंने भ्रमित घटनाक्रम को फैलाया तो उसमें कुछ हाथ नहीं आया था। उसमें ही मैं चैनल्स में डिबेट में बैठी हूँ। उस घटना का झूठ कांग्रेस ने दुष्प्रचारित किया था और जब इनका झूठ दुष्प्रचारित होते होते सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो वहां खुद इनके जो पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष राहुल गांधी माफी मांगते हैं। तो ये झूठ की कांग्रेस कम से कम दिवंगत आत्माओं को से तो क्षमा मांगे। सैकड़ों घटनाएं नीरज जी। मेरा सवाल डॉक्टर निमिषा, सोच करके कि राजस्थान से हूं मैं। मेरा सवाल सुना नहीं आपने? उसका सामूहिक बलात्कार होता है दिवंगत एक दलित महिला का, सरकार कुछ नहीं करती है। डॉक्टर निमिषा, मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा देता हूँ। मेघवाल जी ने एक दूसरे की कमियां हम लोग गिना रहे हैं 75 सालों से कि उनके राज्य में हुई है, हमारे राज्य में तो होती नहीं है। जब हमारे राज्य में होती है तो वो बताते हैं देखिए इनके राज्य में होती है, हमारे यहाँ नहीं होती है। लेकिन एक सच ये है कि ये घटनाएं हो रही हैं। ये दुखद बात है कि इस समय जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। उस पे काम करने की बजाय, उस मानसिकता को तोड़ने की बजाय, उसका उपाय सोचने की बजाय हम एक दूसरे के गिना सकते हैं। ये आपके गिनाए, आप इनके गिनाइए। उपाय तो है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देखिए ना, पूरे भारत के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जारी है। आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी एक आदिवासी जाति से आती हैं और आप ये देखिए कि किस तरह से हर वर्ग पर भीमराव अंबेडकर पे पंचतीर्थ हमने बनाए, राष्ट्रीय गौरव दिवस हमने, आदिवासी दिवस आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आया है। तो ये सम्मान, ये स्वाभिमान, ये लगातार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूपीए के काल में तो दलितों पे मात्र 3 करोड़ का बजट था और आज आप ये देखिए 20 करोड़ से अधिक बढ़कर हो गया है। और वो बजट संपूर्ण पूरी तरह से वो बजट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचता है। या घटनाक्रमों पे राजनीति कर रही है कांग्रेस। हम कहते हैं विकास जी, लगता है डिबेट का मर्म ही नहीं समझ पाई है अभी तक। देवाशीष जी बताइए भाई, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, डिबेट और ये जवाब क्या दे रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देवाशीष जी एक जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं अपने पत्रकार मित्रों के पास चलता हूँ। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, गिना रहे हैं एक दूसरे की, आप भी तो गिना रहे थे अभी हाथरस की घटना, तो उन्होंने गिना नहीं, मैंने तो एक्शन पे गिनाया कि एक्शन पे गिना, मैंने कारणों पे नहीं। एक्शन नहीं हुआ था क्या? आपने क्या एक्शन हुआ था ना, बताओ। मैंने वही एक्शन में बताया कि एक्शन ये हुआ था कि रात को 3 बजे चिता जला दी जाती है, परिवार वालों के खिलाफ जाकर पेट्रोल छिड़क के जला दी जाती है। पूरा मीडिया मौजूद था, सबके सामने हुआ।
तो मैं उस पे बोल रहा हूँ, कारणों पे नहीं जा रहा हूँ मैं। बताइए, आपने मुझसे बच्चे प्रश्न की पूछा कि इन मृत्यु के घटनाओं बाद के भी कारण क्या है, सरकार इन राजस्व घटनाओं के क्यों कारणों पे करती है? मैंने जवाब दिया उस बच्चे की कि घटनाओं का इलाज कारण में सामाजिक राजस्थान मानसिक, जो सरकार समाज ने में क्या किया? मानसिकता है उस पे हुआ है, उससे हो आप रही है ये जवाब घटनाएं। दीजिए मुझे। बच्चे की मौत के बाद आप वहां चले जाते हैं, उस बच्चे के इलाज के लिए कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? जी। कांग्रेस। छात्र की मौत के बाद आप संतोष व्यक्त करने चले गए। अब बच्चे का अस्पताल में इलाज क्यों नहीं हुआ? वो अहमदाबाद चला गया इलाज कराने के लिए। लेकिन यह सोती सरकार जगी नहीं, एकमात्र राजनीति अपनी सत्ता बचाने के प्रयास ठीक है में डॉक्टर करते थे। निमिषा जी, रुकिए। देखिए, ये राजनीतिक दलों की समस्या है कि वो एक दूसरे की गलतियां गिना रहे हैं। सतीश प्रकाश जी, सोती सरकार को जगा रहे हैं। डॉक्टर ये निमिषा जी, सरकार सिर्फ अब मैं दूसरों से बात करूं, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, काफी समय रहेगा अपने पास, फिर हम आपसे चर्चा और करेंगे आप इस पे आगे। डॉक्टर सतीश, जो परिस्थिति आज है ये बहुत ही मतलब विचित्र सी है, और मैं तो यहाँ पे एक और चीज जोड़ देना चाहता हूँ। जो दलित समाज के लंबरदार हैं वो भी कुछ समय बाद वैसे ही हो जाते हैं, उनको भी चिंता नहीं रहती है कि उस पर काम किया जाए। लेकिन इस वक्त जो ये घटना हुई है ये बहुत पेनफुल है कि हमको उस तरह की घटनाएं सुनाई पड़ रही जो हमने शायद कभी लोक कथाओं में पढ़ी थी। मैंने तो आपको बताया कि पंचतंत्र की कहानियों में, माफ कीजिएगा, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी मैंने सुना, पढ़ा कि ऐसा कभी हुआ होता। आज वो घटना हुई 2022 में। मैं समझना चाहता हूं प्रोफेसर साहब आपसे कि ये घटना क्यों हो रही है, मतलब इसके पीछे मूल कारण क्या है, ये सिस्टम क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है? नीरज जी, अगर देश के आजादी के 75 साल बाद भी हम्म। अगर राजनीतिक दल इसको एक सामाजिक समस्या बता रहे, अगर कोई सामाजिक समस्या है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी सरकारों की है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। और देखो, एक 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 बड़ा गंभीर, अभी मैं 2 मिनट पहले एक वीडियो देख रहा था कि पिछले साल 15 अगस्त को ये बच्चे ने एक डांस भी किया है उसी स्कूल के अंदर जहां इसकी हत्या हुई है। देखिए, एक बात का आप ध्यान रखिए कि दलितों को लेकर के लोगों का जो नजरिया, समाज का नजरिया तो होगा वो छोड़िए, लेकिन जरारिया साहब आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, हालांकि आज आप एक राजनीतिक दल में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दलित समाज के अंदर पैदा हुए हैं, और दलित समाज के अंदर उन संसाधनों का उपयोग, दलित समाज के उन संसाधनों का उपयोग आपके पालन पोषण पे भी हुआ है। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और मटकी सिर्फ एक मटकी नहीं है, राजस्थान के कोने कोने में और स्कूल स्कूल के अंदर मटकियां ऐसी बहुत सारी रखी हैं। केंद्र सरकार से भी मेरा ये सवाल है कि अगर भारत आजाद हो गया है या देश में आजादी मिल गई है, तो स्कूलों के अंदर, सरकारी संस्थानों के अंदर अगर ऐसी मटकियां रखी हैं जिनको दलित को अगर छुएगा, या दलित का बच्चा, एक मासूम जो है, गलती से अगर उसको छू देता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, ये एक सवाल रहेगा। देखिए, आजादी क्या है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उद्दीपक कर रहे हैं ना। देश आजाद हुआ है, क्या सिर्फ राजनीतिक आजादी हुई है? क्या सामाजिक आजादी नहीं हुई है? या अगर सामाजिक रूप से अगर देश में परिवर्तन नहीं आया है तो जो सरकारें हैं, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? राजस्थान सरकार की भी जिम्मेदारी है। पूरे भारत में बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रतिदिन लगभग लगभग 500 दलित उत्पीड़न के मुद्दे होते हैं, दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती है 500 इस देश के अंदर। जिस दिन आप देश की आजादी मना रहे थे तब भी 345 मुकदमे बाकायदा दर्ज हैं इस देश में, ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, एक बात ध्यान रखना कि मुद्दा दलित और गैर दलित का नहीं है, ये कहीं ना कहीं देश को कमजोर करना की एक व्यवस्था भी हो सकती है। क्या दलित ये सोच रहे कि सरकारों को उससे न्याय नहीं मिलेगा? इसी देश की न्याय व्यवस्था के पास जाते हैं, वहां 90% दलितों के मुकदमे कहीं ना कहीं झूठे सिद्ध हो जाते हैं। जरारिया साहब, हो सकता है कि आज हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अगले 6 महीने बाद या साल भर के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं 90% फर्जी मुकदमों के अंदर कहीं ना कहीं शामिल हो जाएगा, जहां सुप्रीम कोर्ट या न्याय व्यवस्था ये कहेगी कि ये घटना घटी ही नहीं थी। ऐसी घटनाएं अगर मुकदमे उनके झूठे सिद्ध हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकारों की नाकामियां हैं, सरकारों का नजरिया गलत है। यह मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, यह मुद्दा यह भी है कि अगर इस देश का दलित का विश्वास इस देश के राजनीतिक तंत्र के अंदर, इस देश की न्याय व्यवस्था के अंदर अगर नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? इसका मतलब सीधा सीधा है कि राजस्थान के अंदर देश का दलित तीसरी आजादी की लड़ाई शुरू कर दें, सामाजिक आजादी की बात करना शुरू कर दें। सरकारें नाकाम है क्या? 1857 की पहली लड़ाई
दूसरी लड़ाई में देश आजाद हो गया। अब तीसरी लड़ाई अगर कहें और सरकारें ये मान लें कि वो दलितों के हितों की रक्षा नहीं कर सकती, उनके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती, तो क्या इस देश का दलित ये मान ले कि तीसरी आजादी की लड़ाई, जो सामाजिक आजादी की लड़ाई होगी, क्या वो दलित को खुद ही लड़नी पड़ेगी? सतीश जी, एक सवाल मेरा आपसे और है। राजस्थान की सड़कों नहीं, सुनिए 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 सर, सुनिए, देखिए सुनिए, एक दलित की जब हत्या होती है ना, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें, बड़ा मासूम से। जरारिया साहब एक बात बताइए, राजस्थान में अभी मैं आपको बताऊंगा, मुआवजा भी सरकारें जात देख करके तय करती हैं। ये राजस्थान का बच्चा जो जिसकी निर्मम हत्या हुई है, इसका मुआवजा जरा बता दीजिए कितने पैसे दिए हैं। और अभी 3 हत्याएं राजस्थान के अंदर हुई है, उसका मुआवजा बता दीजिए कितना मुआवजा तय हुआ है। और ये सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये नजरिया कहीं ना कहीं बीजेपी का नजरिया भी ये है। सिर्फ ऐसे घड़े, ऐसे मटके सिर्फ राजस्थान के अंदर नहीं रखे हैं, ऐसे गुजरात में भी है, ऐसे मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाके में कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। ये सोचने का विषय है, आत्म मंथन करना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से और निमिषा जी, आदिवासी एक देश सवाल तो सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बहुत लंबा आप बोल रहे हैं, फिर लोग, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वही कोर है। ये जो सोच है ये क्यों नहीं टूट पा रही है? उसके पीछे क्या कारण है कि ये सोच टूट नहीं पाती? आप एक मटके को प्रतीक के तौर पे बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं पानी की टंकी लगा लीजिए, बिस्लरी की बोतल रख दीजिए, लेकिन अगर आपकी सोच नहीं बदल रही है तो बात तो वही रहेगी ना। जो दलित समाज से लोग हैं, अगर वो तरक्की करते हैं, संपन्न हो जाते हैं, अगर वो अपनी कार में बैठ के शादी करने जा रहे हैं या घोड़े में बैठ के शादी, उनको उतार लिया गया, तो असली मुद्दा सोच का है, वो कैसे टूटेगी? मैं वो जानना चाहता हूं आपसे, आप प्रोफेसर हैं। देखिए नीरज जी, कभी हमने इस मामले को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। इस देश में बहुत सारे कानून हैं, जिसको निमिषा जी बता रही थी कि राजस्थान जो है वो जौहर, जहां महिलाओं को जला दिया जाता था, ये भी सच्चाई है ना, जिसको आप जौहर कह रही है, इसी राजस्थान से खत्म कर दिया ना। अब किसी महिला को कोई भी उसका पति या उसका परिवार का लोग जला नहीं सकते, क्योंकि आपने कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं। कभी दलितों का नजरिया ये रहा ही नहीं। दलित सिर्फ पिटने के लिए पैदा होता है। दलित कोई व्यक्ति नहीं होता, उसके अंदर आत्मा नहीं होती, उसके अंदर मन नहीं होता, उसके अंदर शरीर नहीं होता, उसको जीने की कोई इच्छा नहीं होती। क्या उसको नहीं लगता कि ये देश अगर आजाद हुआ है तो उसकी बात को ध्यान से सुना जाए? अगर सरकारें चाहें तो एक दिन में परिवर्तन कर सकती हैं। कोई भी जातिवादी, अगर आप एक शिक्षक को गिरफ्तार कर रहे हैं जरारिया साहब, जरा जांच करिए ना ठीक से कि राजस्थान के कोने कोने में ऐसे घड़े रखे हैं जो फिर एक बच्चे के मरने के मौत का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे घड़े कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर भी रखे हैं। क्या उनके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री को यह नहीं कहना चाहिए कि अगर किसी भी स्कूल में या किसी भी सरकारी संस्थान के अंदर, दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे जातिवादी लोग हैं कि जो अपना गिलास, पानी पीने का गिलास किसी को टच नहीं होने देते। ऐसे लोग दिल्ली में भी होते हैं, राजस्थान में नहीं होते, पूरे देश के कोने कोने में होते हैं। कहीं ना कहीं अब ये समय आ गया है कि हमको मंथन करना चाहिए, गहनता से मंथन करना चाहिए। सतीश जी देखिए, बहुत हो रहा है, लेकिन उस कोर को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसीलिए सवाल कर रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सतीश जी कह रहे हैं कि सरकारें चाहे तो ये खत्म हो सकता है। दलित एक्ट बना हुआ है, तमाम और कानून बने हुए आईपीसी के तहत, बहुत प्रकार की आर्थिक योजनाएं चलती हैं उनको अपलिफ्ट करने की, उनको आरक्षण मिलता है कि वो ऊपर हैं, सबल बने, उनको शिक्षा में बहुत सारी सुविधाएं, सब कुछ है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ निर्वात में चल रही है, लेकिन सबके बावजूद ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और उसके बाद फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा लो थोड़े से, और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, इधर उधर हो गया, खेल खत्म। ये है क्या तरीका? ये कैसे सुलझेगा? ये क्या कोर क्या है इसका? नहीं नीरज जी, देखिए मूल बात तो यही है कि कोई भी अगर आज के युग में जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव कर रहा है तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मुझे लगता है कि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है उससे कड़ा कानून देश में है नहीं। लेकिन जिस घटना पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके कई पहलू हैं। ये जालौर की जो घटना है उसके कई पहलू हैं। जब मुझे लगा कि CNBC आवाज पर बहस में आना है तो कम से कम तथ्यों तर्कों के साथ दुरुस्त रहना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या अभी हो गई है कि जो जातीय संघर्ष की राजनीति सामने आ गई, अब
उस विद्यालय से जितनी रिपोर्ट मैंने देखी, मैं इस डिबेट में बैठने से पहले मैंने वहां के सारे अखबार पढ़े, वहां के लोगों से बात की, और वहां जितनी रिपोर्ट वहां से आई है उस विद्यालय से, वो सब मैंने देखा। इसमें कहीं कोई बहस की गुंजाइश नहीं है कि उस टीचर ने उस बच्चे को मारा था, छैल सिंह ने उस बच्चे को मारा था। वो विद्यालय उसी अध्यापक का है। उस विद्यालय को आप देखेंगे तो उस जगह पर वो शिक्षक किस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने तई काम कर रहा है, ये भी देखना है। उस विद्यालय में 100 के आसपास अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हैं, ये भी सबको पता होना चाहिए। उस विद्यालय में जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें एक भी अलग मटकी नहीं रखी हुई है। वहां एक टंकी है जिसमें 2 नल लगे हुए हैं और उसी नल से बच्चे पानी पीते हैं। निश्चित तौर पर वो जो दशा है वो हमारी सरकारों पर टिप्पणी करती है कि वहां सरकारी विद्यालय भी उस तरह का नहीं होगा जो उस निजी विद्यालय में इस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। और अब जो घटनाक्रम सामने आ रहा है कि उस बच्चे की अपने साथ के क्लास के बच्चे से झगड़ा हुई, उस झगड़े में टीचर ने पीटा, उसे मारा, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि लंबे समय से उसके कान में दर्द था। और वहां के एसपी का भी मैं बयान सुन रहा हूं, वहां के एसपी ने भी कहा है कि अभी तक जातीय एंगल नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद जो जातीय संघर्ष का दबाव है, वो सोचिए कि SC ST एक्ट लागू हो गया और यहां आगे सोचिए 5 लाख के मुआवजे की बात है, भीमसेना पहुंच गई है और वो धरना दे रही कि 50 लाख का मुआवजा दो। जाति वैमनस्य घृणा खत्म करना है या इस देश में नई जाति के नाम पर मुआवजे और जातीय संघर्ष की राजनीति होने लगी? मुझे लगता है कि हर घटनाक्रम पर अगर हम भारत के नागरिक की बजाय एक दूसरे के साथ मनुष्य होने की बजाय ये देखेंगे कौन सवर्ण है कौन दलित है, तो ये बहुत खराब उदाहरण हम पेश करते हैं। इसका मतलब कतई नहीं है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जाति के आधार पर ऐसी भेदभाव की घटनाएं नहीं होती, लेकिन कम से कम किसी भी घटना में जब तक जांच ना हो, और देखिए कितनी मुश्किल होती है कि कांग्रेस की सरकार, सचिन पायलट वहां चले गए तो जल्दी से अशोक गहलोत ने 2 मंत्रियों को भेज दिया। कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं कि इस सरकार में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। भाजपा के विधायक कह रहे हैं, जबकि उनको राजनीति करनी चाहिए थी, वो कह रहे हैं कि इस मसले की जांच हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मुझे लगता है कि राजनीतिक बात हर इस बात में घुसाना, और वो पूरा गांव कह रहा है, उस विद्यालय में जो अनुसूचित जाति के शिक्षक हैं, छात्र हैं, वो कह रहे हैं कि मटकी है ही नहीं है, तो मटकी से पानी पिएगा कैसे कोई? न प्रिंसिपल के लिए न अध्यापक के लिए टंकी है, उस टंकी में नल लगा हुआ है, उसी से सब पानी पीते हैं। और ये जो बच्चा है, ये आखिरी बात, आखिरी लाइन में खत्म कर रहा हूं, ये जो बच्चा है इसका बड़ा भाई भी वही 3 सालों से पढ़ रहा है, उसने आज तक ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं किया है, ऐसे किसी भेदभाव का जिक्र नहीं किया है। ये शर्मनाक तरीका है हर बहस को जातीय एंगल दे देने। जी सतीश जी, आप क्या इंटरप्ट करना चाहते थे? देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक पत्रकार हैं, इनको ये भी ध्यान, त्रिपाठी जी जो है तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैंने गलत कह दिया हो, आपको बुरा लग गया हो। जरा त्रिपाठी जी आप मुझे एक बात बता दीजिए, मैं भी डिबेट में था जब शुक्ला जी की हत्या हुई थी लखनऊ के अंदर, वो अपनी एक महिला मित्र के साथ रात के 12 बजे के आसपास देश की व्यवस्था के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि देश की कानून व्यवस्था खराब है। आपको तो मालूम होगा ना, 1 करोड़ का मुआवजा, मैं भी उस डिबेट में था, आपने कहा था कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, उसको 1 करोड़ का मुकदमा दिलवाओगे? ये तो मासूम बच्चा है, कल को आपने कैसे तय कर दिया कि ये मजदूरी पैदा होता? अगर ये बहुत बेशर्म तरीका है सतीश प्रकाश से, मैं किसी को 1 करोड़ का मुआवजा दिलाने के लिए नहीं बैठा। झूठ बोलना बंद करिए सतीश। हर्षवर्धन जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाषा की मर्यादा बनाए रखें। यही घिनौनी मानसिकता है आपकी। नहीं, एक मिनट, दोनों लोग आपको संयमित भाषा का इस्तेमाल करें एक दूसरे के लिए। त्रिपाठी और आप त्रिपाठी किस तरह की बात कर रहे हैं? आपको कौन सा तरीका है? आपको तथ्य नहीं पता है, आप उस बहस को कहां ले जाना चाहते हैं? पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा पा रहे। अगर आप जैसे लोग इस देश की व्यवस्था में होंगे तो दलित कहीं राजनीति करनी है, जिनको घिनौनी राजनीति करनी, घटिया राजनीति करनी। बच्चे की जान गई, उस शिक्षक ने उसे निमिषा जा रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। जातीय दृष्टिकोण अगर घुसा रहे हैं तो ये घटिया राजनीति है। करना चाहते हैं ना, इससे बचिए, इससे बचिए। यही है
यही है जो लोगों को मनुष्य अच्छा, नहीं बनने देगा। दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। दोबारा आपके पास आता हूं मैं। सतीश जी, आप भी शांत हो जाइए प्लीज। मैं दोनों लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर खूब कराट करिए, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। डॉक्टर निमिषा, आप क्या, मैं आ रहा हूं दोबारा, आपके पास आ रहा हूं दोबारा। डॉक्टर निमिषा, नीरज जी, इस बहस में सतीश प्रकाश ने बेहतरीन बात की। नहीं नहीं, एक मिनट सुनो ना सर, शुक्ला को आप दोनों लोग सवाल सुन लो। क्या बहस करते हैं? सुनिए 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 सुनिए, सतीश जी और हर्षवर्धन जी, सवाल इससे भी बड़ा है। जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं एक मिनट रुक जाइए, आप लोग सवाल सुन लीजिए, वरना मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं सवाल सुन लीजिए। जो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं वो इससे बड़ा है। आप 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ मुआवजा दिला लीजिए, उससे सोच बदल रही है क्या? मैं उस तरफ ले जाना चाह रहा हूं। आप मुआवजे पे लड़ रहे हैं आप लोग। सतीश जी, बात समझने की कोशिश करिए, और हर्षवर्धन जी आप भी। मेरा कहना यह है कि वहां मटकी थी, टंकी थी, उसके कान में दर्द था, बीमार था, ये सब जांच के विषय है। जो निकल के आएगा उस पर फैसला होगा वहां पे। लेकिन अरे सतीश जी, सुन तो लो आप एक बार सवाल तो सुनो ना पहले आप। मैं उस तरफ इस चर्चा को ले जाना चाहता हूं कि 75 साल बाद भी अगर हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि मानसिकता नहीं बदल रही, तो ये शर्म की बात है ना। पैसे रुपए से बदलती है क्या मानसिकता? मिल तो रहा सब कुछ, फिर भी नहीं बदल रही मानसिकता। उस पर विचार करने की जरूरत है सतीश जी। आप बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हमको उस मेंटालिटी को ब्रेक करना है। कितना मुआवजा मिल रहा है, अगर इससे बात बन जाए तो दे दीजिए पैसा, सोच बदल जाए लोगों की। नहीं बदल रही ना सर। के ऊपर बैठ करके इस मामले को झुठला रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है, कल को आप ये भी कहेंगे कि उसकी हत्या अरे हुई। भाई सतीश जी, एक मिनट, आप वहां थे क्या घटना के समय? क्यों नहीं? हम लोग जो वहां घटना की देख रहे हैं, रिपोर्टिंग है, जो लोग बता रहे हैं उसी में तो चर्चा कर रहे हैं ना। वही बात वो भी कह रहे हैं, अखबारों में छपा है, गांव के लोग कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं। हमने पहले अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था कि निटी ग्रिटीज जांच के बाद हमें पता लगेगी कि एक्चुअल क्या घटना थी, और अदालतें तय करें कि क्या सजा है। लेकिन जो घटनाएं निकल के आ रही है, हम उस पर बातचीत करना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन, छोटा सा कमेंट, उसके बाद निमिषा जी आपके पास आता हूँ जरा। जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता कि आज के समय में कोई जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव करे, तो उसके साथ कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई हो सकती हो, और मैं आपको कहता हूं कि हो भी रही है। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट से ज्यादा कड़ा कानून देश में नहीं है। लेकिन अगर हर घटना में, अगर वहां उनके साथ के अध्यापक जो अनुसूचित जाति के ही हैं, और ये मैं वीडियो रिपोर्ट्स देखने के बाद कह रहा हूं, मैं प्रतिष्ठित अखबार जो राजस्थान से निकलते हैं उनकी रिपोर्ट देखने की बात कर रहा हूं, उस बच्चे की बात सुनने के बाद कह रहा हूं जिससे उसका पेंटिंग करते वक्त झगड़ा हुआ कोई, और वहां पर कई और रिपोर्ट्स हैं कि उस बच्चे के कान में दर्द था। यह हो सकता है कि उस अध्यापक ने पिटाई की। आज के समय में कोई अध्यापक किसी बच्चे की इस तरह से पिटाई भी कैसे कर सकता है जी? ये सब है। लेकिन इसमें जातीय दृष्टि घुसाना, जातीय भेदभाव घुसाना। हर्षवर्धन, आता हूं मैं दोबारा आपके पास। सतीश जी आप भी रुकिए, अब अभी दोनों मेहमान के पास बहुत देर से नहीं किया हूं मैं। डॉक्टर निमिषा, असली सवाल पे हम लोग लौटेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, हम सरकारों के प्रयास को समझने की कोशिश करेंगे कि वो बात क्यों नहीं हो पाती। चलिए मैं मान लेता हूं कि वो टीचर ने मारा ही, खाली क्यों मारा था वो पता चलेगा बाद में जांच की वजह से, लेकिन उसकी वजह से भी उसकी हत्या हुई, और वो एक दलित लड़का था, गरीब लड़का था। हुई ना ये बात? हम तो उसी में बातचीत करना चाह रहे हैं। बताइए नीरज जी, सीक्वेंस देखिए आप यहाँ पे घटनाक्रमों के, जिससे आप समझ सकेंगे राजस्थान की स्थिति क्या है। 25 नवंबर 2021 कोटपुतली की घटना है ये, जब एक दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके तोरण मारने जाता है तो उस पर अटैक होता है, पत्थरबाजी होती है और 12 लोग घायल हो जाते हैं। ये स्थिति है। झालावाड़, कृष्ण वाल्मीकि की पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। जयपुर में 22 अगस्त 2021 खेमचंद महावर, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था, उसकी गला घोट के हत्या हो जाती है। अलवर के अंदर एक इलाका है भटपुरा, वहां पर एक बाइक से जा रहा था, रास्ते में एक गड्ढा था, दुर्घटना हो गई, वो एक महिला से टकरा गया, उसकी इतनी निर्ममता से पीट कर हत्या कर गई कि वो उसकी मौत हो जाती है। अलवर सितंबर 2021 वहां जो पर भी गिना दीजिए ना, आप सब राजस्थान की गिना रही है मैडम। इन घटनाओं यही को तो दिक्कत है। मॉब लिंचिंग
गला घोट के हत्या, भीड़ द्वारा हत्या और इसके अलावा महिलाओं का सामूहिक बलात्कार, बच्चियों के साथ हत्या, मारपीट। मैं जिसमें किसी जाति से न जोड़ूं और किसी जाति से जोड़ूं तो 50% से ज्यादा हत्याएं हो रही है। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने एकमात्र इनको अपना वोटर मान के चला है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जब पार्लियामेंट में इनके अधीर रंजन चौधरी ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था और जिस तरह से पूरी कांग्रेस बीच बचाव में उतर गई थी, तभी इनका दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया था। तो यहाँ पर ये 9 साल के बच्चे की हत्या हुई है ना, वो तो एकमात्र घटना है जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं। देखिए आप 3 साल का, ये कहते हैं बेमिसाल। एक घटना के बहाने हम उस पूरे विमर्श पे बातचीत कर रहे हैं, ये सभी को स्पष्ट है। राजस्थान, यहाँ अपराधी बेखौफ है। निमिषा जी, केवल राजस्थान में नहीं है ना ये, मैं यही तो कह रहा हूँ। आप बार बार उसको एक स्थान विशेष से सीमित कर रही हैं। ये समस्या पूरे देश की है। बिग पिक्चर में इसको ठीक करना पड़ेगा। देवाशीष जरारी जी बताइए, आप लोगों की मानसिकता, आरोप लगा रहे हैं कि आपकी मानसिकता ऐसी है। शरण दिया जाता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब इनके पूर्व मुख्यमंत्री ये बोलने फिर उसके बाद बोलूंगा। निमिषा जी, दूसरों को मौका दीजिए बोलने का, प्लीज 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 प्लीज। रुक जाइए। वन साइडेड नहीं, सबको बोलने का मौका दीजिए। देवाशीष आप बोलिए। निमिषा जी रुकिए, दूसरों को सुनिए ना जी। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप डिबेट का टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ पा रही हैं और बार बार एंकर महोदय बता रहे हैं आपको, नीरज जी, कि डिबेट का टॉपिक ये नहीं है कि इस घटना के प्रोस कॉन्स क्या है। उसमें आप और मैं बहस करेंगे तो मैं आपकी गिनाऊंगा, आप मेरी गिनाएंगे, हमने ये किया, आपने वो किया, और इस पे हम दोनों एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप में। अरे सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। अरे आपने फिर मैं आपको कोई आरोप लगा ही नहीं रहा मैडम, कोई आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, आप सुन लीजिए। अरे एक सेकंड सुन लेंगे आप तो। आज की घटना की जांच के बाद रिजल्ट आएगा, उसको तो आप सामाजिक बोल रहे हैं। आज की घटना के अलावा ये बताइए कि आप अन्य घटनाओं का क्या किया आपने? मैं 3 साल में 21 मौका तो दीजिए मैडम, उनको बोलने का मौका दीजिए। निमिषा जी एक मिनट प्लीज। निमिषा जी, ऐसा हम लोग आवाज अड्डा में नहीं करते, हम लोग बहुत पीसफुली करते हैं। एक दूसरे को मौका दीजिए बोलने का। आप अगर उनको बोलने का मौका देंगे तो आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे उनको काउंटर करने के लिए। देवाशीष संक्षिप्त रखिए। पहली चीज तो ये है कि हम मुद्दों की जड़ में जा रहे हैं। मुद्दे क्या हैं, और एक हम लोग केवल राजस्थानी घटना को तो हम लोग बस केवल एक इश्यू से लेकर दूसरे इश्यू पे जा रहे हैं। ये टॉपिक का डिस्कशन है, पहली चीज तो। दूसरी चीज कि राजस्थान में क्या घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, उन घटनाओं में मैडम उन घटनाओं में, प्रत्येक घटनाओं में क्या क्या कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई का लेखा जोखा देने के लिए मैं यहाँ पर डिबेट में नहीं बैठा हूं। इस डिबेट का टॉपिक यह है कि इन घटनाओं की जड़ क्या है, इनके मुद्दे क्या है, और मुद्दों से सरोकार कैसे, और इन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, और किस तरीके से इन घटनाओं को कम किया जा सकता है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम इस पर डिस्कस करें। तो पहली चीज तो यह कि इस बात को बिल्कुल साफ समझना होगा कि यह मामला, जो जितने भी मामले आ रहे हैं, यह सामाजिक मामले हैं और सामाजिक सोच के विमर्श के मामले हैं, पहली चीज तो। दूसरी चीज, जितनी भी ये घटनाएं होती हैं उसमें कानून, प्रक्रिया और सिस्टम बाद में काम करता है, पहले जो सोशल सिस्टम होता है वो अपना काम करना चालू कर देता है। राजस्थान की इस घटना में ही ले लीजिए, जैसे ही ये घटना हुई, चतुर्वेदी जी जो हमारे पत्रकार महोदय हैं वो बता रहे हैं, त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि इस घटना में जो कमियां निकल के आ रही हैं और जो तथ्य निकल के आ रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी में है, जो एफआईआर दर्ज हुई है वो 302 के तहत और एट्रोसिटी एक्ट के तहत में दर्ज हुई है। जब तक जांच का विषय नहीं आ जाता, जब तक जांच निकल के सामने नहीं आती, तब तक यही माना जाएगा कि इस मामले में एट्रोसिटी हुई है ना, और उसी के अंतर्गत पुलिस ये जांच करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में निश्चित तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो हाथरस के केस में भी ऐसी आई थी, जहां पर पीड़ित पक्ष पे ही क्या कहते हैं आरोप लग गए थे। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन नाम की भी एक चीज होती है, डाइंग डिक्लेरेशन के बाद चीजें साफ, के दूध का दूध पानी का पानी हो गया था, और जो आरोपी थे उनको इस मामले में सजा भी हुई है। अब आगे की प्रोसीडिंग्स में है वो मामला। तीसरी चीज ये है कि जो आज जिस तरीके की पंचायत हुई है आरोपी के पक्ष में जो पंचायत हुई है, हम ये सोच रहे हैं कि ये पंचायतों की जरूरत क्यों हो रही है, ये पंचायतों की जरूरत क्यों समाज के नाम पर, जब एक समाज के साथ अन्याय अत्याचार हुआ। देवाशीष, यहाँ पे आप हल्की सी गलती कर रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग न्याय की बात जब कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि जांच होगी, पता चलेगी, तो आप ये फरमान कैसे सुना सकते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए? हमें क्या पता
क्या सच्चाई है? मैंने पहले कहा था कि उस घटना की निटी-ग्रिटीज क्या है हमको किसी को नहीं पता है। बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन जब कोई जांच चल रही है, कोई जांच चल रही है और एक वर्ग की पंचायत महापंचायत, एक मिनट मैडम, महापंचायत बुलाई जाती है, महापंचायत बुलाकर अगर दबाव और मैसेज देने का काम किया जा रहा है तो उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि वो आदमी निर्दोष है? जिस तरीके से पंचायतों के दबाव में क्यों आना चाहिए? जो भी कि कोई खाप पंचायत या गांव पंचायत हो गई किसी के पक्ष में तो सरकार दबाव में आ जाएगी आपने ये आपके प्रश्न का जवाब है, ये आपके प्रश्न का जवाब है। आपने मुझसे प्रश्न किया कि इन घटनाओं की वजह क्या है और ये घटनाएं खत्म क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप कोई भी छोटा सा मुद्दा उठा लीजिए, कोई छोटी एट्रोसिटी, नहीं तो सरकारें क्या इन पंचायतों के दबाव में काम कर रही है क्या? कानून व्यवस्था इन पंचायतों के थ्रू होती है क्या? पंचायत से क्या लेना देना? हम उससे क्यों डरेंगे? नहीं, पंचायतों से कोई नहीं डर रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि सिस्टम के काम करने से पहले जो सरकारी सिस्टम काम करता है, कहीं पर भी आप देख लीजिए ग्राउंड की रियलिटी, सरकारी सिस्टम काम करने से पहले सोशल सिस्टम काम करने लग जाता है। और जो सरकारी सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं वो सोशल सिस्टम का हिस्सा है, वो भी इसी समाज से आए हैं, चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई भी लोग हो, वो ऐसी समाज से निकले हुए लोग हैं। तो जब ये समाज का जो रिएक्शन निकलता है इन मामलों को लेकर, वो रिएक्शन से बहुत कुछ डिसाइड होता है। कई मामले तो ऐसे होते हैं जो पहुंच ही नहीं। हर्षवर्धन जी, मुझे ये बताइए कि अभी हम लोग इतने कानून वगैरह की चर्चा कर रहे हैं, इतने सख्त कानून है, आप भी कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट बहुत ही सख्त कानून है, उसके बावजूद ये नहीं रुक रही है, तो क्या कानून नाकाम हो रहे हैं या कानून का इम्प्लीमेंटेशन नाकाम हो रहा है या समस्या कहीं और है और हम हल कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं? देखिए नीरज जी, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये सरकार और समाज की नाकामी है। और सरकार और समाज की नाकामी जब मैं कह रहा हूं तो अगर किसी भी तरह के जातीय संघर्ष के राजनीतिक लाभ मिलने लगे, अब आप सोचिए ये देश भर में खूब खबरें आती हैं, अक्सर होता है कि दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, अक्सर होता है कि दलितों के साथ भेदभाव होता है, लेकिन अक्सर ये भी खबरें अब आने लगी हैं कुछ लंबे समय से कि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के नाम पर सवर्णों को फंसाया भी जाता है। अब जब मैं ये बात कह रहा हूं तो देखिए यहां सवर्ण और दलित ये दोनों कहीं न कहीं पीड़ित होंगे। अब जाहिर है जातीय तौर पर एक श्रेष्ठता बोध पता नहीं कहां से वो कब से चला आ रहा है, कब वो शुरू हुआ होगा उसको इस बहस में हम लोग नहीं तय कर सकते, लेकिन जब भारत का संविधान बन गया, हर नागरिक एक बराबर हो गया, लेकिन संकट ये था कि हमको उसमें धीरे धीरे जाति को खत्म करना था। राजनेता जाति को खत्म करने के बजाय जातीय खांचों को और मजबूत करने लगे, जातियों के नाम पर पार्टियां बनने लगी। वो पार्टियां सीधे जाति न कहें तो भी एक जाति एक वर्ग को लेकर पार्टी खड़ी होने लगी। तो मूल जो जातियों की तोड़ने की बात थी वो खेमे बदली में बदल गई। और अब जो ये नए तरह की राजनीति शुरू हो गई है कि किसी भी तरह से एक ऐसा मसला है जिस पर हम राजनीति कर सकें, और वो मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया कि सचिन पायलट वहां गए तो अशोक गहलोत परेशान हो गए, जल्दी से उन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर और प्रदेश अध्यक्ष को भेजा कि कहीं सचिन पायलट को इसका राजनीतिक लाभ न मिल जाए। और कांग्रेस के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया, दूसरे कई अनुसूचित जाति के लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो ये जो राजनीति का चक्र चलता है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस घटना में अध्यापक ने छात्र को पीटा है, जो बेहद, जिसको हम कहें कि निंदनीय हर स्तर से है, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन ये जो धाराएं लगी हैं, क्या ये धाराएं सही हैं, इसकी जांच इसलिए भी होनी चाहिए। SP जालौर का बयान है कि अभी तक मटकी से पानी पीने जैसा मसला नहीं पता चला है, फिर भी हमने उसको गिरफ्तार करके धाराएं लगा दी हैं। अब अगर इस तरह की बात होगी और ये मसला अगर झूठा पाया गया तो फिर एक नए तरह का चक्र शुरू होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर उस विद्यालय के जो अनुसूचित जाति के अध्यापक और छात्र हैं उनसे पूछिए, उस बच्चे का जो बड़ा भाई है जो वहां पिछले 3 सालों से पढ़ रहा है उनसे पूछिए। और ये समस्या सिर्फ एक जगह की नहीं है, दलितों के साथ, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव होता है, उसको सोसाइटी समाज को ठीक करना होगा। लेकिन जब तक राजनीतिक लाभ वाला मसला रहेगा ना, ये ठीक नहीं होगा। सतीश प्रकाश जी, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इसमें, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ सर। एक लाइन में करिए, सतीश जी से पूछते हैं। हाँ, एक लाइन में। जी बिल्कुल, मैं हर्षवर्धन जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि कई राजनीतिक दल इसमें राजनीति करते हैं, ठीक है। आप तो मुझे ये बताइए कि किसके डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो अभी तक राजस्थान क्यों नहीं पहुंचा है? अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये भी है कि यह जो मामला है, जो घटना है, वो सरस्वती शिशु मंदिर की घटना है।
सरस्वती शिशु मंदिर किसका स्कूल है? आरएसएस का आधी स्कूल है, हम अधूरी सब जानते जानकारी हैं। होना नहीं, नहीं, देवाशीष जी, एक सेकंड, देवाशीष आदरणीय। जी, देवाशीष जी। मेरा नहीं, फिर मुझे खत्म कर लीजिए, फिर आप मेरे को रिवर्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है मैं गलत। अच्छा, 2 लाइन जल्दी से बोलिए। नहीं, आरएसएस का स्कूल है, ठीक है। मैडम एक मिनट, मुझे खत्म कर लीजिए, फिर आप बोलिएगा। आरएसएस का स्कूल है, जब ये आरएसएस का स्कूल है क्या भाई? किसी को जानकारी है क्या? एक मिनट रुकिए ना। नहीं देवाशीष जी, इससे पहले कि आप बहुत, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीजों का इंतजार कर लेना चाहिए। और आरएसएस का स्कूल कौन कह रहा है? देवाशीष जी कह रहे हैं। नहीं, चलिए, मैं सरस्वती शिशु मंदिर, जहां तक मेरी जानकारी में है, हमारे यहाँ क्षेत्र में तो आरएसएस संचालित स्कूल है। नहीं, जरूरी नहीं है ना। चलिए, हर्षवर्धन, आपको जानकारी क्या? मुझे नहीं पता, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता स्कूल कौन चलाता है। मैंने मान लिया नीरज जी, नहीं भी है, तो जिस तरीके से, सुनिए ना सर, एक मिनट रुकिए, एक एक करके बोलिए प्लीज, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक एक करके बोलिए प्लीज। और अब उसको चाशनी में लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने सवाल पूछा, मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, हर्षवर्धन निमिषा जी रुक जाइए एक मिनट। हर्षवर्धन, वो स्कूल किसका है आपको पता है क्या? हर्षवर्धन, सरस्वती बाल विद्या मंदिर उस स्कूल का नाम है। छैल सिंह और एक मोची समाज से आते हैं, उनका वो विद्यालय है। ये पूरी तरह से निजी विद्यालय है। माँ सरस्वती के नाम पर बाल रखना, विद्या रखना, ये देश के हर जगह में होता है। ठीक है। देखना बंद कीजिए। ये भी एक अब आप तीनों लोग शांत हो जाइए। पहली बात, तीनों लोग शांत हो जाइए। पहले हर्षवर्धन, देवाशीष और निमिषा जी शांत हो जाइए, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मुझे आपत्ति इस पे है कि पहली बात तो अगर जानकारी नहीं हो तो कम से कम नेशनल टीवी पे बैठ के बोले। मुझे जानकारी नहीं, इसलिए मैंने स्कूल का नाम भी नहीं लिया, वो कौन चलाता। पहला नहीं, सुनिए ना। दूसरा सवाल है कि ये बहुत घनघोर आपत्तिजनक बात है कि आरएसएस स्कूल है इसलिए वहां जातिवादी व्यवस्था चलती है। मुझे इस पे बिल्कुल घनघोर आपत्ति है। 4 घंटे बहस कर सकता हूं मैं। गलत है, आप ऐसे फ्लैशिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। राजस्थान में घटना होती है और उसके लिए आरएसएस ने पूरे देश में बात रखी कि आप उसको कहीं भी जोड़ देंगे क्या? मतलब कहीं से कहीं की चीजें मत जोड़िए, फैक्ट पे रहिए ना। जो तथ्य है उस पे रहिए। जांच हुई नहीं है, अपने मन से हम सारे तथ्य बता देंगे कि ये उनका स्कूल है इसलिए ऐसा होता है। ये कौन सा लॉजिक है? नहीं, मैंने ये बोला ही नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि नहीं भी है। अगर मान लीजिए कि तथ्य गलत भी है कि सरस्वती शिशु मंदिर नहीं, जहां तक मैंने जो पढ़ा है, मेरे को सरस्वती शिशु मंदिर में आया। अरे तो सरस्वती शिशु मंदिर, अरे सेंट मैरी स्कूल सारे नाम हो गए तो सब वही एक ही संस्था थोड़ी चलाती है। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं देवाशीष जी? ठीक है नीरज जी, मैंने मान लिया। सर बात खत्म हो गई ना, फिर आपने मान लिया तो ऐसा नहीं कहा आपने, बात खत्म। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा बस इतना सा विमर्श है। एक सेकंड, एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ कि इस पूरे मामले में क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और क्या आरएसएस का व्यक्तित्व नहीं आना चाहिए? बीजेपी के नेता वहां गए तो है, कांग्रेस के नेता वहां गए, नेताओं के जाने से मामला सुलझ रहा क्या? वही तो हम लोग इतनी देर से चर्चा करें। अभी सब लोग शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। निमिषा जी आप अपनी बात रख लीजिए, फिर सतीश जी आपके पास आता हूं मैं। निमिषा जी आप भी रख लीजिए। जी निमिषा जी बोलिए, क्या बोल रही हैं? पर कैसे डिबेट कर सकते हैं? क्षमा मांगे सबसे पहले तो ये, उस बच्चे की 1 महीने तक उसकी कोई केयर नहीं की है। आप ये देखिए, निर्मम हत्या है, कांग्रेस ने हत्या की उस बच्चे की, और यहाँ पर क्षमा मांगने की जगह झूठे तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आप उस परिवार को कैसी साथ बचा रहे हैं? यहाँ पर आधी अधूरी जानकारी लेकर के आप एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं। मुझे बताइए, निर्मम हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? ऐसे ही निमिषा जी बताइए, आपकी पार्टी जाने में संकोच क्यों कर रही है? परिवार के आंसू पोंछने में संकोच क्यों कर रही है? आप तो ये बता दीजिए मुझे। आपकी पार्टी पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं जा पा रही है? विपक्ष में होने के बावजूद भी क्यों नहीं मिलने जा पा रहे? क्यों नहीं जा पा रहे मिलने के लिए? हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने आरोपी की गिरफ्तारी की, कठोर धाराओं में केस लगाया, मुआवजा राशि घोषित कर दी, परिवार से मिल भी आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दूरी बना के रखी है, आरएसएस ने दूरी बना के रखी है। ऐसा क्यों? झूठ की राजनीति करना बंद करिए। क्या दलित है या क्या आपके पास, आपके ऊपर कोई प्रेशर है? क्या कोई प्रेशर है, कोई सामाजिक प्रेशर है कि आप दलितों के यहाँ नहीं जाएंगे? नहीं, बताइए मुझे। आपके ऊपर कोई सामाजिक प्रेशर है? सतीश जी को बुलाइए स्क्रीन पे। आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं अब आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि अब आप शांत हो जाइए थोड़ा। कोई फायदा नहीं है ऐसी चर्चाओं से। सतीश प्रकाश जी, काशीराम जी ने एक लॉ जलाई थी दलित चिंतन, दलित समाज के उत्थान की,
उनकी उत्तराधिकारी मायावती जी आजकल बिल्कुल शांत कहीं दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो मैंने आपसे एक सवाल, अरे निमिषा जी एक मिनट रुकिए ना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछ रहा हूँ सतीश जी से, कि जो दलित समाज के लिए आगे आते हैं लोग, कुछ समय बाद वो भी वैसे ही हो जाते हैं, है ना? ऐसा आपको महसूस होता है कि आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं नहीं, देखिए 100%, अगर दलित की हत्या होती है या दलित उत्पीड़न का अगर मुद्दा कोई बनता है या ऐसी कोई घटना घटती है, तो दलित लीडर्स की नैतिक जिम्मेदारी है, उनकी नैतिक तो सब अब जिम्मेदारी। आजकल आराम फरमा रहे हैं अपने अपने महलों में, वो भी सब वही हो गए हैं अब जिस सर वजह से- आप जब तय कर रखा कि मुझे बोलने नहीं देंगे, तो फिर तो आप ही बताते रहिए। नहीं बोलिए ना सर, आप ही बोलना है। तो कभी और डिस्कशन कर लेंगे ना, आज तो इस मुद्दे पे डिस्कशन कर लेना। नहीं, देखिए ये मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है सतीश जी। देखिए, आपकी डिबेट को देख करके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस देश में ना जाति खत्म होने वाली, ना जातीय उत्पीड़न खत्म होने वाला। संविधान क्या कहता है? इस देश में संविधान भी है ना, देश आजाद हो गया ना, अभी आपने अब 175 साल का मनाया है ना, तो जब देश आजाद हो गया, इस देश में एक संविधान है, वो संविधान ये कहता है कि किसी भी तरह का लैंगिक भेद, चाहे वो आपका धार्मिक भेद हो या जातीय भेद की अगर मनाही है, तो सिस्टम को अपनाने के 3 रास्ते हैं ना। एक आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, वो फेल हो गया, वहां एसएसपी का बयान आपने देख ही लिया है। जो आपकी न्यायपालिका है, वहां कोई वो बेहतर व्यवस्था हो नहीं सकती। और जो आपकी कार्यपालिका है, जो लीडर्स है, उनका व्यवहार आपने देख लिया। और आज जो चौथा पायदान था, कहीं ना कहीं वो भी दलितों के नजरिए पे कहीं ना कहीं ढाता हुआ नजरिया दिखा रहा। हर्षवर्धन त्रिपाठी भाई। जी, मैं सुनिए 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 सुनिए, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि SC/ST एक्ट के मुकदमों के द्वारा जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको फंसाया जा रहा है, तो उनके लिए भारत सरकार से मांग कीजिए कि उनको 5 स्टार जेलों के अंदर रखा जाए। जो अपराधी बाकायदा SC/ST एक्ट में गिरफ्तार होता है, जब तक मुकदमे का ये काम राष्ट्रीय चैनल पर आप करेंगे तो ये बहुत शर्मनाक है। झूठी जानकारी आप देते हैं। देवाशीष ने भी वही किया, झूठ बोला। आप लोग कम से कम सोचिए ना, देश आपको देख रहा होता है। कोई भी झूठ बोलिएगा, कुछ भी बोलते रहिएगा, उस बच्चे की जान चली गई। और आप लोगों की संवेदनहीनता ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसमें जातीय वैमनस्य, जातीय घृणा, उसकी राजनीति करना चाहते हैं। थोड़ा तो शर्म कीजिए सतीश जी, ऐसे इस तरह से करेंगे तो कैसे देश आगे जाएगा? आप सोचिए ना, आप तो टीवी की बहस का नियमित हिस्सा रहते हैं, आपको लोग सुन रहे हैं और आप इस तरह की बात करते रहते हैं। थोड़ा तो शर्म किया कीजिए। इस देश से थाने में जाकर के न्याय मांग रहा है, वो हथियार नहीं उतारा है। आप बात सुनिए, वो न्याय मैं कह तो रहा हूं ना कि आप यही चाहते हैं कि आप टीवी पर ऐसी भड़काऊ बहस करें और लोग उसके लिए सड़कों पर उतर जाएं। आप नहीं चाहते हैं कि भेदभाव वैमनस्य खत्म हो, आप नहीं चाहते हैं कि घृणा खत्म हो, आप नहीं चाहते हैं कि जब सचमुच कहीं जातीय आधार पर भेदभाव हो तो उसमें कड़ी कार्रवाई हो, आप नहीं चाहते। इस मुद्दे पे कांग्रेस भी नहीं बोलेगी, ये दलितों का मुद्दा है। इसको बड़ा आसानी से कहीं ना कहीं बीजेपी अगर इस तरह का कोई प्रपोजल लेकर के आती है लोकसभा के अंदर कि अब इस देश में SC/ST एक्ट की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस भी साथ देगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100%। आपको कुछ नहीं पता है, अरे भारतीय जनता पार्टी ने ही इस एक्ट को और कड़ा किया है। आपको कोई जानकारी नहीं, आप सचमुच आज से झूठ बोल रहे हैं। आपको कोई तथ्य नहीं पता है, आपको कोई तथ्य नहीं पता है। पड़ेंगे। आज आप सिर्फ और सिर्फ कुछ भी बोलना है जिससे आपको लगे कि लोग दलितों के हितैषी के तौर पर, आजादी की लड़ाई, लेकिन पता ही नहीं चाहते हैं कि जातीय तौर पर वैमनस्य घृणा खत्म हो। ये बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में जातियां इस तरह से अगर भेदभाव करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आरोप इस देश के नव निर्माण में सहायता देगा। हमारा प्रयास है, हमने गद्दारी नहीं करी, बचना चाहिए। हमने सर शो समाप्ति की ओर बढ़ चला है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी अपनी बात रख चुके हैं, सतीश जी, हर्षवर्धन जी, देवाशीष जी और डॉक्टर निमिषा। शो खत्म हो रहा। मैं इस बात को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, स्क्रीन पर रखिए इन सारे नेताओं को। देखिए, मैं दोबारा से अपनी बात कहता हूँ और देश की जनता के सामने प्रश्न रखना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है बहुत हृदय विदारक है। इसकी निटी गिटी जांच में बाहर आएंगी चीज़ें कि क्या हुआ था असली मसला। मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे भी उतनी जानकारी नहीं है कि वहाँ क्या, मैं तो था नहीं वहाँ पे, आप में से भी कोई नहीं था वहाँ पे। मीडिया की रिपोर्ट्स देख रहे हैं या नेताओं के बयान सुन रहे हैं या SP की बात सुन रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं इससे बड़े विमर्श की बात कर रहा हूँ। इस घटना के जरिए देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, PhD कर चुके हैं कि देश में कानून है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, 75 साल हो गए हैं,
सरकारें हैं और यहाँ बैठ के दोनों सरकारें दम भर रही हैं कि हम सबसे ज़्यादा उनके हित चिंतक हैं, और जो दलित नेता है जो उन्होंने सत्ता का भोग भोगा है, 5-5 बार मुख्यमंत्री बने हैं, वो पता नहीं कहाँ है, वो भी लेकिन इसमें शामिल होंगे। जब वो आएंगे तो वो ही कहेंगे कि हमने बहुत कुछ किया है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि तब भी ये समस्या सुलझ नहीं रही है। इसके कारणों को पकड़ना चाहिए, इसको जानने की कोशिश करना चाहिए और इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार ये सवाल आप लोगों से पूछ रहा था कि ये जो सोच, ये मानसिकता है, ये टूट क्यों नहीं रही है। ये महत्वपूर्ण सवाल है, इस पे विचार करना चाहिए आप सब लोगों को, हम लोगों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ देखते रहिए CNBC आवाज़।